हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए अमेजिंग चैप्टर लेकर के। नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस का चैप्टर है ये। प्रीवियसली आपने मिडिलवेयर पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम रेस्ट एपीआई पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, जस्ट फोर कोड पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और इस प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट बैकएंड की जानकारी दी जा रही है। नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस आपको पढ़ाया जा रहा है। काफ़ी बेहतरीन प्लेलिस्ट है ये। ऐसा प्लेलिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो विजिट कीजिए मेरे चैनल पर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा और काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम आगे। ठीक है, तो हमने पहले रिएक्ट पढ़ा। अगर आपने रिएक्ट नहीं पढ़ा है फ्रंट एंड के लिए, आप रिएक्ट जेएस पढ़िए, इस वाले प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको सिर्फ बैकएंड पढ़ना है, बैकएंड का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। कंप्लीट बैकएंड की इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है यहाँ पर। चलिए बिना बात की हम समझेंगे कि रेस्ट एपीआई क्या होता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप किसी वेबसाइट या ऐप पर कुछ करते हैं, जैसे कि लॉगिन करना, डेटा फेच करना या अपडेट करना, डिलीट करना, किसी भी वेबसाइट से या किसी भी एप्लीकेशन से, ठीक है, तो बैकएंड के साथ कम्युनिकेशन होता है। बैकएंड का मतलब कि जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है, मान लीजिए डेटाबेस में स्टोर है, तो डेटाबेस से आप डायरेक्ट डेटा नहीं निकाल सकते हो। आप बैकएंड का कोई लैंग्वेज आपको वहाँ यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो नोड जेएस हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो पीएचपी हो, पाइथन हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो बैकएंड के साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। रेस्ट एपीआई इसी कम्युनिकेशन का एक तरीका है, जिसमें क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के जरिए। एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है? गेट, यानी कि गेट रिक्वेस्ट करना, पोस्ट रिक्वेस्ट करना, पुट करना, डिलीट करना, ये सब क्या है? ये सब एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड है। तो इन्हीं का यूज करते हो आप जो है सर्वर से बात करने के लिए। तो सर्वर और क्लाइंट, सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो है एपीआई का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपीआई क्या काम करता है, कैसे काम करता है। यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए किससे? सर्वर से। सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए, तो सर्वर और क्लाइंट दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मीडियम की तरह ये काम करता है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल हैं रेस्ट एपीआई के, जैसे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इससे आप क्या समझते हैं? क्लाइंट से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आप ये समझिए, क्लाइंट का मतलब ये हो गया कि जैसे कि रिएक्ट का कोई एप्लीकेशन आपका हो गया, एंगुलर हो गया, कोई मोबाइल ऐप हो गया, जो फ्रंट एंड है, यानी कि जो फ्रंट एंड होता है उसी को हम क्लाइंट बोलते हैं। तो क्लाइंट से आप ये समझिए कि फ्रंट एंड, अब वो फ्रंट एंड चाहे वो रिएक्ट में बना हो, चाहे वो एंगुलर में बना हो, चाहे वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो रिएक्ट नेटिव में बना हो, या कुछ भी कहीं भी बना हो, फ्रंट एंड बस आपका, वो आपका क्लाइंट हो गया। सर्वर से आप क्या समझते हैं? सर्वर का मतलब ये हो गया कि नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, पाइथन, पीएचपी, ये सब बैकएंड के काम करते हैं और डेटाबेस हैंडल करते हैं ये सब। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर। नोड जेएस हो गया, पाइथन हो गया, पीएचपी, इसको आप सर्वर बोलेंगे। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है, ये हो गया। अब आप ये काम करता क्या है? क्या करता है ये? जब आप किसी भी एंड पॉइंट को हिट करते हैं, जैसे कि हम पोस्टमैन से हिट करते थे ना, अपना एंड पॉइंट, यूजर्स, प्रोडक्ट, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, जब आप किसी भी एंड पॉइंट को हिट करते हैं, तो जो है आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप कुछ मंगाना चाहते हो सर्वर से, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। प्रोडक्ट का आप कैसा रिक्वेस्ट करेंगे? गेट रिक्वेस्ट करेंगे, आपको डेटा मंगाना है तो। इस तरीके की चीज़ें। तो ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये एक प्रिंसिपल है। स्टेटलेस, स्टेटसलेस, स्टेटलेस का मतलब क्या हुआ? द सर्वर डज नॉट स्टोर क्लाइंट सेशन डेटा। कहने का मतलब ये है कि जब आप रिक्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आपने लॉगिन का रिक्वेस्ट किया, ठीक है? तो सर्वर उसको स्टोर नहीं करता है कि आपने इससे पहले कौन-सा रिक्वेस्ट किया था, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। स्टेटलेस, इसको ऐसे ही समझिए, ठीक है? अगर आप एक बार लॉगिन का रिक्वेस्ट करते हो, तो लॉगिन हो जाए, फिर से आप लॉगिन का रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो है उसमें कोई ऐसा जो है सेशन नहीं होता है कि पता चले कि आपने थोड़ी देर पहले जो है लॉगिन का रिक्वेस्ट किया था, या थोड़ी देर पहले आपने प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट किया था। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, इसलिए स्टेटलेस बोलते हैं उसको। रिसोर्स बेस्ड यूआरएल। अब रिसोर्स बेस्ड यूआरएल्स का मतलब क्या हुआ? कि अलग-अलग काम करने के लिए आपको एंड पॉइंट मिलता है। जैसे कि अगर आपको यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने एंड पॉइंट बना दिया यूज़र्स। आपको प्रोडक्ट के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने एंड पॉइंट बना दिया प्रोडक्ट्स। आपको कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ काम करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो आपने एंड पॉइंट रखा कस्टमर्स। ठीक है? तो रिसोर्स बेस्ड यूआरएल, जैसा आपका सोर्स है वैसे ही आप उसका यूआरएल रखते हैं। ठीक है? यूज़ एचटीटीपी मेथड्स, क्या करने के लिए? गेट, पोस्ट, पुट, यानी कि करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्या करते हैं?
एचटीटीपी मेथड्स का यूज करते हैं। गेट किस लिए? डेटा निकालने के लिए, पोस्ट इंसर्ट करने के लिए पुट, है ना? अभी आप एग्जांपल देखेंगे इसका तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जेसन एज रिस्पॉन्स फॉर्मेट, अच्छा जो आपका रिस्पॉन्स आता है सर्वर से वो जेसन फॉर्मेट में होता है। तो जेसन फॉर्मेट में पहले नहीं होता था, ठीक है? लेकिन अगर आप रेस्ट एपीआईज बना रहे हैं तो जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स दीजिए, ये भी एक प्रिंसिपल है। यानी कि रेस्ट एपीआई का प्रिंसिपल है कि आप जो अपना रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट में दें। अब जेसन फॉर्मेट में देने से फायदा क्या होता है? जेसन फॉर्मेट में जब आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो वो लाइट वेट होता है और इजी टू रीड होता है। जेसन का मतलब इस तरीके से जब आप सर्वर से कोई रिस्पॉन्स भेजते हैं तो इजी टू रीड है और लाइट फॉर्मेट होता है, यानी कि बहुत लाइट वेट होता है ये, ठीक है? तो ये फायदा होता है और इजीली जो है डेटा ट्रांसफर कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी कि एक्सचेंज हो जाता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। तो उसी को बोलते हैं जेसन रिस्पॉन्स। अच्छा, जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसको आप समझ लीजिएगा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन इसका यानी कि जेसन का फुल फॉर्म होता है। तो हो सकता है इंटरव्यू वगैरह के अंदर आपसे ये चीज़ पूछा जाए। रेस्ट प्रिंसिपल्स आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, यानी कि रेस्ट एपीआई प्रिंसिपल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये जो नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए ज़रा हम इन सब चीज़ों का एक एग्जाम्पल देखेंगे, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो जो हमारा नोड जेस एलईसी यानी कि लेक्चर्स के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया था, उसी में आ जाइए। एक और न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे इसके अंदर। और न्यू फ़ोल्डर का नाम ये हमारा चैप्टर 8 है तो ch-8। और मैं यहाँ पर एपीआईज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पर एपीआईज़ डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है? इसमें जाएँगे और यहाँ ऊपर की तरफ जो भी लिखा होगा हटा देंगे, सीएमडी टाइप करेंगे और इस लोकेशन को हम टर्मिनल में ओपन कर लेंगे। इस तरीके से, सॉरी, हर बार आपको सेटअप करना बताया जाता है ताकि ये चीज़ें आपकी बिल्कुल रिवाइज़ हो जाएँ और आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो एक एप्लीकेशन का सेटअप करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में आ जाना है और इसमें आपको npm init -y ये सब बताया जा चुका है कि किस लिए होता है। तो पैकेज.json एक फ़ोल्डर फ़ाइल बन जाएगा आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपको क्या करना है? इसमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो npm i एक्सप्रेस ये कमांड डिफाइन करेंगे तो इससे जो हमारा एक्सप्रेस जेएस है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, नोड मॉड्यूल फोल्डर बन जाएगा। जो आपका फोल्डर है उसको वीएस कोड में भी ओपन कर लीजिएगा। नोटिस कीजिए चैप्टर 8 में जाएंगे तो आपको नोड मॉड्यूल फोल्डर दिखेगा और पैकेज डॉट जेसन दिखेगा, ठीक है? अब इस चैप्टर 8 पे क्लिक कीजिए, एक नया फाइल बनाइए इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। और इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। तो एक कांस्टेंट बनाएंगे, तो आपको एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेना है। उसके बाद आपको एक ऐप क्रिएट कर लेना है, फिर पोर्ट नंबर और ऐप डॉट लिसन फंक्शन कॉल करके अपना पोर्ट नंबर डिफाइन करना है। अगर अभी आप इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करेंगे, यानी कि यहाँ पर नोड मोन लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2020, ठीक है? इतना दिखा। अब हम जब रिक्वेस्ट करेंगे तो जेसन डेटा वगैरह भेजेंगे, इसलिए हम उसके लिए मिडिलवेयर डिफाइन करेंगे। तो मिडिलवेयर क्या होता है आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, ठीक है? तो हमें जेसन डेटा पार्स करना है बॉडी के अंदर से, इसलिए हम क्या करेंगे? जो मिडिलवेयर होता है उसको डिफाइन करेंगे। तो ऐप डॉट यूज फंक्शन कॉल करते हैं और जो आपका एक्सप्रेस है इसी के अंदर से डॉट जेसन फंक्शन कॉल करेंगे। जेसन डेटा रीड करने के लिए ये मिडिलवेयर अप्लाई करते हैं। अगर आपको फॉर्म का डेटा रीड करना है तो इसी के ऐप के अंदर से आपको फिर से यूज फंक्शन कॉल करना है और यहाँ पर एक्सप्रेस के अंदर से डॉट जो है यूआरएल इनकोडेड, इसको एज अ फंक्शन कॉल करना है। इसमें आर्गुमेंट के रूप में एक्सटेंडेड इसका वैल्यू फॉल्स डिफाइन करना है। तो ज़रूरी नहीं कि फॉल्स, सम टाइम इसको ट्रू भी रखते हैं। ये सब आपको बताया जा चुका है अगर आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा तो। ये मिडिलवेयर डिफाइन कर देंगे ताकि हम डेटा को रीड कर सकें, ठीक है? जो हम जो है क्लाइंट से, यानी कि जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तब भेजेंगे तो उस डेटा को रीड कर सको आप, इसलिए इस मिडिलवेयर को यूज करते हैं। तो अभी हम डेटाबेस हमारे पास नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, इसलिए अभी हम यहीं पर एक डेटाबेस छोटा बनाएंगे, यानी कि छोटा सा डेटाबेस बना लेंगे जिसमें हम जिसको रिक्वेस्ट करके डेटा वहाँ से निकालेंगे और उसी में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो एक एरे ऑब्जेक्ट बना लीजिए ज़रा, लेट यूजर्स के नाम से मैंने बना लिया एक एरे और इसमें पहला ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया, नेम मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से आलोक कुमार, ठीक है? और इसमें मैं एक आईडी के नाम से रखता हूँ और इसमें आईडी 1 मैंने डिफाइन कर दिया। कॉमा से सेपरेट करेंगे, नेम मैंने आलोक कुमार डिफाइन किया, कॉमा से सेपरेट करेंगे और एक और डिफाइन कर देंगे ईमेल। तो ईमेल मैंने डिफाइन कर दिया alok@gmail.com, ठीक है? तो अभी हमने डेटाबेस वगैरह जो है यूज़ करना नहीं सीखा है, इसलिए मैं यहीं पर एक छोटा-सा डेटाबेस बना रहा हूँ अरे ऑब्जेक्ट्स का। तो अगला एक और डिफाइन कर दीजिए ज़रा, मैंने डिफाइन कर दिया अमित, ठीक है?
और यहाँ पर amit@gmail.com मैंने डिफाइन कर दिया। तो आप 4-5 डेटा स्टोर कर लीजिएगा और आईडी जो है मैंने 2 कर दिया। तो अभी हम इसी डेटा को मंगाने वाले हैं सर्वर से अपने जो है क्लाइंट पे, यानी कि फ्रंट एंड में। समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल इस डेटा को भेजने के लिए हमारे पास कोई एपीआई होना चाहिए, जिसका हम रिक्वेस्ट करेंगे और हमें डेटा मिलेगा। तो यूज़र से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन मंगाने वाले हैं, इसलिए हम अपना एपीआई का सेटअप करेंगे। तो एपीआई सेटअप सेटअप फॉर यूजर्स, है ना? ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये जो यूजर्स हमारा है, इसी के लिए हम एपीआई सेटअप करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं गेट रिक्वेस्ट करूँ, तो ये जो पूरा यूजर्स का इन्फॉर्मेशन है, ये निकल के क्लाइंट के पास चला जाए। यानी कि जब क्लाइंट गेट रिक्वेस्ट करे यूजर्स का, तो उसको डेटा मिलना चाहिए। तो इसी ऐप के अंदर से, यानी कि ऐप के अंदर से डॉट गेट फंक्शन कॉल करेंगे और अपना एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ क्या लिखे, बेस यूआरएल स्लेश यूजर्स, ये लिखा जाए, ठीक है? तब हमें डेटा मिले। यानी कि जब बेस यूआरएल का मतलब क्या हुआ, लोकल होस्ट। आपका बेस यूआरएल क्या हो जाएगा, लोकल होस्ट कॉलन 2020 स्लेश यूजर्स, इसका आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको डेटा मिलेगा। ठीक है? तो अब आपको डेटा भी भेजना है, तो इसको कॉमा से सेपरेट कीजिए और जो आपका रिक्वेस्ट है उसको रिसीव कीजिए, रिस्पॉन्स को रिसीव कर लीजिए, कॉल बैक बनाएंगे। डेटा यहाँ से भेजने के लिए रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट स्टेटस फंक्शन कॉल करेंगे और स्टेटस डिफाइन कर देंगे 200, और जेसन फंक्शन कॉल करेंगे और अपना जेसन ऑब्जेक्ट पूरा भेजना है। तो यहाँ पर यूजर्स को हम यहाँ से भेज देते हैं, यानी कि इसको बस यूजर्स को यहाँ से भेज दीजिए। तो यूजर्स लिखने का मतलब ये पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है? इस तरीके से इसी को आप भेज दीजिए बस। ठीक है? तो ऑलरेडी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, जेसन फंक्शन आपने कॉल किया, इसी को भेज दिया। जो आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे किसका, आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे लोकल होस्ट कॉलन 2020 स्लेश यूजर्स का, तब आपको ये पूरा यूजर मिल जाएगा फ्रंट एंड में। चलिए ज़रा पोस्टमैन ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है लोकल होस्ट कॉलन 2020। तो जो भी आपने पोर्ट नंबर दिया होगा, जरूरी नहीं कि आपने 2020 दिया हो, आपने में भी कुछ और दिया हो, तो आपको उसका रिक्वेस्ट करना है। मैंने 2020 दिया है, इसलिए 2020, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजर्स, इसका मुझे रिक्वेस्ट करना है। सेंड पे क्लिक करूंगा तो नोटिस कीजिए रिस्पॉन्स के रूप में अभी क्या आया, 404, यानी कि 404 नॉट फाउंड। ठीक है? तो यूजर्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि है ही नहीं यूजर्स, इसका हमने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है? यहाँ पर देखते हैं, नोटिस कीजिए आपने पोस्ट रिक्वेस्ट किया, तो पोस्ट के लिए आपने डिफाइन नहीं किया अभी तक, गेट के लिए आपने डिफाइन किया, तो यहाँ गेट सेलेक्ट कीजिएगा, सेंड पे क्लिक कीजिए। नोटिस कीजिए जो आपका डेटा है वो सर्वर से आपको मिल चुका है। तो जब आपको डेटा मंगाना होता है तब आप गेट रिक्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए ये एक नया डेटा मुझे वहाँ पर ऐड करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा और ये डेटा भेजूँगा। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे काम करता है। आइए ज़रा यहाँ पर आ जाइए, ठीक है? अब इसी ऐप के अंदर से आपको डॉट पोस्ट फंक्शन कॉल करना है और क्या एंड पॉइंट रखना है, स्लेश यूजर्स। ठीक है? कॉमा से सेपरेट करेंगे रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट, और कॉमा रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे, कॉल बैक बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें यानी कि इसमें जो है नया एक डेटा जोड़ना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कांस्टेंट बना लीजिए, यानी कि पहले तो आप डेटा ले लीजिए जो आपके पास डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से। तो मैं एक काम करता हूँ, ईमेल और जो नेम है उसको मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है? इस तरीके से किसके अंदर से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से। तो मैं ईमेल और जो है नेम भेजूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ न्यू यूज़र के नाम से, इस तरीके से। और यहाँ पर मुझे आईडी, यानी कि जिसमें क्या 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 प्रॉपर्टीज हैं, इसमें आईडी है, नेम है, ईमेल है। ठीक है? तो आईडी में क्या करने वाला हूँ, इस तरीके से आईडी के नाम से प्रॉपर्टी बनाइएगा, और जो आपका यूजर्स वाला ऊपर की तरफ आ रहा है उसी का लेंथ, यानी कि डॉट लेंथ +1, इस सेक्शन डिफाइन कर दीजिए। तो आईडी क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसमें 2 डेटा है और अब तीसरा डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो आईडी तीसरे का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो लेंथ +1 आपने डिफाइन कर, लेंथ क्या है 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि तीसरे वाले डेटा का ऑटोमेटिकली 3 आईडी इंसर्ट हो जाएगा। कॉमा से सेपरेट कीजिएगा। अगला आपको नेम डिफाइन करना है, तो नेम आपका यहाँ पर आ रहा है, आप नेम कॉलन नेम ऐसे लिख सकते हो। और दोनों देखिए प्रॉपर्टी नेम और वेरिएबल नेम सेम है, तो सिर्फ आप इसको ऐसे लिखिए, कॉमा से सेपरेट करेंगे, ईमेल डिफाइन कर दिए इस तरीके से। ठीक है? तो नेम और ईमेल यहाँ से मिल गया और आईडी आपने डायनेमिक डिफाइन कर दिया। ठीक है? अब आपको रिस्पॉन्स देना है यहाँ से, तो अगर पुश हो गया, पहले तो आप पुश कर दीजिए, तो यूजर्स डॉट पुश इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो न्यू यूज़र है उसको पुश कर देंगे उसमें। न्यू यूज़र को पुश कर दीजिए। पुश करने के बाद आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट स्टेटस फंक्शन कॉल करना है
और यहाँ पर कुछ स्टेटस डिफाइन करना है, स्टेटस कोड, यानी कि सक्सेस के लिए आपका जो है स्टेटस कोड होता है 200, वो डिफाइन कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई मैसेज देना है तो जेसन फंक्शन कॉल करिए, मैसेज के नाम से डिफाइन कीजिए और यहाँ पर लिखिए तरह यूज़र एडेड, मैंने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। और जो यूज़र नया वाला ऐड हुआ उसका भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से भेज देते हैं, तो कॉमा से सेपरेट कीजिए, न्यू यूज़र को यहाँ से भेज दीजिए, तो जो नया यूज़र इंसर्ट हुआ वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इधर अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ से जो है कुछ डेटा भेजेंगे, तो पोस्ट सेलेक्ट कीजिएगा इस तरीके से और ईमेल डिफाइन कर दीजिए, नेम डिफाइन कर दीजिए, पासवर्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो बस ईमेल और नेम भेजिए। अच्छा, यहाँ जाएंगे, बॉडी में जाएंगे और यहाँ से आपको रॉ सेलेक्ट कर लेना है। रॉ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जेसन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना जो जेसन है वो डिफाइन करना है और सेंड पे क्लिक करना है। पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे यूजर्स का, मैंने सेंड पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए मैसेज क्या आया, यूज़र एडेड, और यहाँ पर न्यू यूज़र आ गया, आपका जो ID 3 है और नेम ये हो गया जस्ट फॉर कोड, और ये है ना। अगर आप गेट रिक्वेस्ट करके देखेंगे, मैंने गेट सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक करूंगा, नोटिस कीजिए यहाँ पर जो है तीनों डेटा आया, ये देखिए। चलिए मैं एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ, मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया और मैंने जस्ट की जगह यहाँ पर कुछ और डिफाइन किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया suman@gmail.com, और मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया सुमन, ये देखिए है ना। सेंड पे क्लिक करूंगा तो एक और नया डेटा ऐड हो जाएगा, ये देखिए यूजर एडेड, ID इसका क्या है 4 सुमन। अब आप गेट रिक्वेस्ट करके देखिए, मैंने गेट किया, सेंड पे क्लिक करूंगा, देखिए चारों डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कुछ मैच करके निकालना है, कुछ मैच करके निकालना है, तो कैसे, यानी कि मुझे ID मैच करके निकालना है, डेटा फाइंड करना है। अभी आपने गेट रिक्वेस्ट किया था तो पूरा डेटा आ गया, मैं चाहता हूँ कि बगल से मैं ID भेजूँ, मैंने अगर 2 भेजा तो ये मैच करके मुझे डेटा मिलना चाहिए, ये वाला डेटा सिर्फ आना चाहिए, ठीक है। तो पैरम्स यहाँ से भेजेंगे और उसको सर्वर पे रिसीव करेंगे। तो आपको डेटा मैच करके कैसे निकालना है, गेट रिक्वेस्ट होता है उसका भी कॉपी कर लीजिए, इसी के ठीक नीचे पेस्ट करेंगे गेट वाले को, और यूजर्स को यानी कि कुछ मैच करके आपको चाहिए, मान लीजिए आपको ID मैच करके चाहिए, तो बगल में उस ID को रिसीव करेंगे। तो कैसे रिसीव करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश दीजिएगा कॉलन ID, तो ज़रूरी नहीं कि ID के नाम से बनाओ, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, किसी भी नाम से बना सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको ID रीड करना है यहाँ पर, तो एक कांस्टेंट बनाने की तरह इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर लीजिए ID को, किसके अंदर से, ऐसे लिखिएगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर से, आपको ऐसे पढ़ाया गया है पहले भी, ठीक है। तो इसमें आपको ID आ जाएगा, आप चाहें तो अभी जो ID आपका है इसको आप यहाँ से ऐसे भेज दें, ठीक है। तो जब आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे और बगल से कुछ भेजेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स के रूप में मिल जाएगा, जैसे मैंने गेट रिक्वेस्ट किया और बगल से मैंने 2 भेजा, तो यही रिस्पॉन्स के रूप में मुझे मिलेगा, ये देखिए ID 2। अगर मैं बगल से 3 भेजूँ तो यही हमें मिल जाएगा, नोटिस कीजिए, ठीक है। अगर मैं बगल से 4 भेजूँ तो नोटिस कीजिए हमें यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको मैच करना है, यानी कि इसमें मैच करना है और डेटा निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाइए, तो जो आपका पहले कांस्टेंट बना लीजिए तरह से यूज़र के नाम से, और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है यूजर्स, जो आपका एरे है उसके लिए डॉट फाइंड फंक्शन, फाइंड फंक्शन कॉल करते हैं, ये एरे का फंक्शन होता है, ठीक है। और जो आपका यूज़र है उसको रिसीव कर लीजिए, मैंने यू के नाम से रिसीव कर लिया। अब मुझे कहाँ मैच करना है, तो यूज़र की ID मैच करना है, तो यू डॉट ID, इसमें एक एक करके सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट जो इसमें यूज़र में स्टोर्ड है, तो इसमें देखिए ID के नाम से प्रॉपर्टी है, तो यू डॉट ID जब आप एक्सेस करेंगे तो वो ID एक्सेस हो जाएगा। इसको किसके साथ मैच करना है, हमें इसके साथ मैच करना है, इस वाले ID के साथ, तो मैंने डबल इक्वल टू लगाया और इससे मैच कर लिया, ठीक है। तो जब ये मैच कर जाएगा तो यहाँ पर आपको एक रेस्पॉन्स के रूप में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसी को भेज देना है यहाँ से, तो एक काम करता हूँ मैं, इसी को भेज देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैंने यूज़र डिफाइन कर दिया, ये वाला यूज़र, तो जो मैच किया वो आपको मिल जाएगा, नोटिस कीजिए। आइए ज़रा देखते हैं, और अगर नहीं मैच किया तब भी कुछ रिस्पॉन्स जाना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक कंडीशन पास कीजिए, इफ़ नॉट यूज़र, क्या यूज़र नहीं है, अगर यूज़र नहीं है तो आपको कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, तो मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया इस तरीके से, तो रिटर्न कर दिएगा यहाँ से रिटर्न, रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट स्टेटस फंक्शन कॉल करेंगे, नहीं मिला तो 404 है ना, स्टेटस कोड हो जाएगा, डॉट जेसन फंक्शन कॉल करेंगे और कुछ मैसेज देंगे, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन किया और मैंने डिफाइन कर दिया यूज़र नॉट फाउंड, तो जो आपको मैसेज देना वो डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। और अगर मिल गया तो ये यूज़र चला जाएगा जो मिल गया, ठीक है। अगर इसके साथ भी आपको मैसेज अटैच करना है तो यहाँ पर आप एक काम करो, मैसेज के नाम से यहाँ पर भी प्रोड्यूस सेट करो और यहाँ पर डिफाइन कर दो यूज़र फाउंड, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, और इसको कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैच कर गया तो यूज़र फाउंड, नहीं मैच किया तो यूज़र नॉट फाउंड। चलिए ज़रा देखते हैं, मैंने सेंड पे क्लिक किया,
तो अभी मैंने 4 भेजा था तो 4 नहीं है उसमें, यूज़र नॉट फाउंड। अगर मैं 2 भेजूंगा तो 2 है, वो आ जाएगा। ये देखिए सेंड पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए मैच करके आ गया। अगर हम कुछ और डेटा ऐड कर दें, जैसे मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक करूंगा तो एक नया डेटा, और यहाँ से कुछ भेजेंगे नहीं बगल से, जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तब सेंड पे क्लिक करिए, ये देखिए एक और डेटा ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पर सोहित कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने sohit@gmail.com कर दिया, सेंड पे क्लिक करूंगा तो नोटिस कीजिए 4 आईडी मैंने इंसर्ट कर दिया। अब गेट सेलेक्ट करेंगे तो पूरा आ जाएगा। अगर आप गेट सेलेक्ट करते समय कुछ मैच यानी कि मैच करके चाहते हो, आईडी 4 वाला डेटा आना चाहिए, तो यहाँ से 4 भेजेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे तो नोटिस कीजिए जो 4 पे डेटा है वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप 5 भेजते हो तो नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस कीजिए हमने 4 भेजा और यहाँ पर डेटा आ गया। ठीक है, हमने 2 भेजा, नोटिस कीजिए डेटा आ जाएगा। चलिए डेटा आ गया। अब यहाँ पर अगर आपने ट्रिपल इक्वल टू लगाया होता, ट्रिपल इक्वल टू लगाया होता तो क्या होगा, नोटिस कीजिए यहाँ पर आएगा। अच्छा, फिर से सेंड पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए यूज़र नॉट फाउंड, जबकि 2 नंबर का डेटा है उसमें। ठीक है, तो जब भी याद रहे, यहाँ से अगर आप नंबर भेज रहे हो तो वो कभी न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं जाएगा, और अगर आपने ट्रिपल इक्वल टू लगाया है तो उसका डेटा टाइप और डेटा दोनों मैच किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपने स्टोर किया वो एक नंबर डेटा है, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ से भी आपने भेजा है वो नंबर ही है, लेकिन जब सर्वर पर जाएगा तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लगा रहे हो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पार्स इंट एक फंक्शन होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो पार्स इंट फंक्शन कॉल कीजिए और इसमें जो आपका आईडी वो डिफाइन कर दीजिए, ये वाला आईडी। तो अब ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको डेटा मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नोटिस कीजिए मैंने सेंड पे क्लिक किया, ये देखिए, है ना, इस तरीके से रिस्पॉन्स मिल गया। अगर हम और डेटा ऐड करें तो पोस्ट जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ यूजर्स का रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड पे मैंने क्लिक किया, फिर से मैंने सेंड पे क्लिक किया, तो इस तरीके से कई सारा डेटा इंसर्ट कर दिया मैंने। अब मैं जब गेट रिक्वेस्ट करूँगा तो सारा डेटा एक बार आएगा, ये देखिए एक बार में सारा डेटा आया। अब यहाँ से अगर हम कुछ ऐसा भेजें जो कि है, जैसे मैंने 3 भेजा तो 3 पे जो डेटा होगा वो आ जाएगा, सिर्फ 3 वाला डेटा आया, इस तरीके से नोटिस कीजिए। ठीक है, तो कुछ मैच करके अगर आपको फाइंड करना है तो आपको उसका जो रेस्ट एपीआई होगा, यानी कि उसका जो एंड पॉइंट होगा, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। गेट रिक्वेस्ट करना है, अगर आपको सारा डेटा एक साथ चाहिए तो इस तरीके से डिफाइन कीजिए, अगर आपको कुछ मैच करके चाहिए तो इस तरीके से डिफाइन कीजिए। इंसर्ट करने के लिए आपने इस तरीके से डिफाइन किया। चलिए ठीक है, अपडेट के लिए बनाएंगे तो अपडेट के लिए पोस्ट की तरह ही कुछ काम करेगा ये। तो कॉपी करिए जरा पोस्ट वाले को, कंट्रोल सी करके इसी के ठीक नीचे पेस्ट कीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जब आप अपडेट करेंगे यानी कि पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो अपडेट आप कुछ मैच करके ही करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको 3 नंबर पे अपडेट करना है, 4 नंबर पे अपडेट करना है, कुछ ना कुछ तो आप मैच करेंगे, उसी को अपडेट करेंगे ना। तो वो आईडी भेजेंगे हम यहाँ से, और उस आईडी को सबसे पहले हम रिसीव कर लेंगे। तो एक कॉन्स्टेंट में लिख इस तरीके से डी स्ट्रक्चर करते हुए आईडी के नाम से, और रिक्वेस्ट के अंदर से डॉट पैरम्स, इस तरीके से। तो आपको आईडी मिल जाएगा। पुट रिक्वेस्ट करेंगे, पोस्ट की जगह पुट हो जाएगा। ठीक है, और आईडी को भी रिसीव करेंगे तो स्लेश कॉलन आईडी रिसीव कर लीजिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप आईडी के नाम से, किसी भी नाम से आप जो है रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर आईडी रखा, तो जरूरी नहीं कि आप आईडी के नाम से नेम भी रख सकते हो, बस यहाँ पर जो आप रख रहे हो उसी को डिस्ट्रक्चर करना है, इतना ध्यान रहे। ठीक है, तो अब आ जाइए पुट वाले में फिर से। तो पुट यहाँ पर डिफाइन करेंगे, यूजर स्लेश कॉलन आईडी डिफाइन करेंगे, और आईडी को रीड कर लेंगे, उसके बाद डेटा रीड कर लेंगे जो आपको अपडेट करना है। ठीक है, अब आप ये चीज़ हटा दीजिए क्योंकि हमें अपडेट करना है, और ये भी हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। तो अभी हमें डेटा मैच करना है, तब अपडेट करना है। तो एक काम करिए, ज़रा वेरिएबल नहीं, ज़रा लेट यूज़र के नाम से, और यहाँ पर जो आपका यूजर्स वाला लिस्ट है पूरा, उसी के अंदर से डॉट फाइंड फंक्शन कॉल कीजिए, और यू को रिसीव कर लीजिए, यानी कि सभी यूज़र को रिसीव कर लीजिए, और ये एरो फंक्शन डिफाइन कीजिएगा। अब यू के अंदर से डॉट आईडी रीड कीजिए, और ट्रिपल इक्वल टू पार्स इंट के अंदर अभी से मैं रख देता हूँ क्योंकि नंबर चाहिए मुझे, और ये जो आईडी आया है इसको मैच किया हमने। अगर मैच कर गया तो इसमें आ जाएगा यूज़र। ठीक है, तो एक कंडीशन पास करेंगे, इफ़ नॉट यूज़र, क्या यूज़र नहीं है। अगर यूज़र नहीं है तो आपको यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो ऑलरेडी हमने वो रिस्पॉन्स लिख रखा है गेट वाले में, इसमें आ जाइए, ये चीज़ आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा रिस्पॉन्स कॉपी कीजिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ आ जाइए पुट वाले में। ठीक है, तो ये वाला यानी कि इस पूरे से इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर यूज़र नहीं है तो ये रिस्पॉन्स जाएगा 404 जो है नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड। लेकिन अगर यूज़र है तो अब हमें अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करेंगे आप उस चीज़ को समझिए। तो जिस यूज़र को आपको अपडेट करना है वो इसमें मिल चुका है, यानी कि यहाँ पर है, तो उसी के अंदर से जैसे हमें नेम अपडेट करना है तो ऐसे लिखेंगे यूज़र डॉट नेम, ऐसे डिफाइन करेंगे इक्वल टू जो हमारा नेम है उससे रिप्लेस कर देंगे इसको।
ठीक है, इस तरीके से। और अगर नेम नहीं आया है तो आप यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दो यूज़र डॉट नेम, यानी कि वही रहेगा जो पहले से था। यानी कि अगर आपने नेम नहीं भेजा बाई चांस तो वही रह जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको टर्मिनेट करना है और अगला रिप्लेस करना है। तो ईमेल एक्सेस करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर ईमेल डिफाइन कर देंगे। और अगर ईमेल नहीं आया तो यूज़र डॉट ईमेल डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब अपडेट हो जाएगा यूज़र और उसी यूज़र को हम रिस्पॉन्स के रूप में भेज देंगे यहाँ से। तो जो यूज़र अपडेट हुआ उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा फ्रंट एंड में। चलिए ज़रा चेक करते हैं। तो बस आपको पुट रिक्वेस्ट करते समय आईडी भेजना है। यहाँ पर आ जाइए, पुट सेलेक्ट करेंगे और आईडी नंबर यहाँ से मैंने 2 दिया। ठीक है, तो देखिए जिसका आईडी 2 है उसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए। यहाँ पर आईडी 2 वाले का अमित कुमार लिखा हुआ है, amit@gmail.com। मैंने आईडी 2 भेजा, पुट सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सोहित और नेम में सोहित भेजा। सेंड पे क्लिक करूँगा तो नोटिस कीजिए आईडी 2 जहाँ पर है वहाँ पर अपडेट हो चुका है सोहित। अगर आप गेट रिक्वेस्ट करके देखेंगे, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट करने के बाद, यानी कि अपडेट करने के बाद अगर आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो अभी आपका क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर 2 का गेट रिक्वेस्ट किया तो पुराना वाला ही इन्फॉर्मेशन ये देखिए, नोटिस कीजिए 2 का मैंने जब गेट रिक्वेस्ट किया तो जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुका है हमें। ठीक है, नोटिस कीजिए। अगर आप यहाँ पर सिर्फ गेट रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने सेंड पे क्लिक किया तो नोटिस कीजिए जो अपडेट हुआ था वो हमें मिल चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपने अपडेट किया वो आपको मिल चुका है। अगर आपको मैच करके अपडेट करना है यानी कि फाइंड करना है तो 2 भेजिए, ये देखिए। ठीक है, तो नोटिस कीजिए यूज़र फाउंड। अगर आप कोई ऐसा डेटा देते हैं जो नहीं है तो उसके लिए आपको मिलेगा यूज़र नॉट फाउंड 404। तो डिलीट के लिए भी हम बना लेंगे। तो पुट हो गया, इसके नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐप के अंदर से डॉट डिलीट फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से और स्लेश यूजर्स स्लेश कॉलन आईडी, क्योंकि हमें आईडी मैच करके ही डिलीट करना है। ठीक है, आईडी मैच करके डिलीट करना है तो यहाँ पर आईडी रिसीव कर लेंगे, कॉल बैक बनाएंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव। तो सबसे पहले आईडी रीड कर लीजिएगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर से। उसके बाद आपको क्या करना है, मैच करना है, यानी कि यूज़र को फाइंड करना है। अगर यूज़र फाइंड हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं फाइंड हुआ तो मैसेज दे देंगे 404 नॉट फाउंड। और अगर मैच कर गया यानी कि फाइंड किया तो उसको डिलीट करेंगे। अब डिलीट करने के लिए जो आपका यूजर्स है यानी कि पूरा लिस्ट है, इसी के लिए डॉट स्प्लाइस के नाम से फंक्शन होता है, यानी कि स्प्लाइस के नाम से एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, और इसको आईडी -1 दे देंगे क्योंकि आपको इंडेक्सिंग नंबर से डिलीट करना होगा। तो इसका जो पहला वाला होगा, जैसे इसका आईडी 1 है लेकिन इसका इंडेक्सिंग नंबर एरे के अकॉर्डिंग 0 है, इसका इंडेक्सिंग नंबर 1 है। तो आप भेजोगे 1 तो उसमें -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप भेजोगे 2 तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आईडी -1 और कॉमा कितना डेटा डिलीट होना चाहिए वो डिफाइन करेंगे। तो एक डेटा डिलीट होगा ये डिफाइन कर देंगे। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखा है तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स के रूप में डॉट स्टेटस फंक्शन कॉल करना है, 200 डिफाइन कर दीजिए। और यहाँ पर आपको डॉट जेसन फंक्शन कॉल करना है और जेसन रिस्पॉन्स डिफाइन कर दीजिए, जैसे कि मैंने मैसेज डिफाइन कर दिया इस तरीके से, डेटा डिलीटेड और कॉमा से सेपरेट करेंगे और यूजर्स को भेज देंगे, पूरा यूजर्स लिस्ट भेजिए तो डिलीट हो जाएगा। या जो यूज़र डिलीट हुआ उसको भेजना है तो यहाँ से यूज़र भेज दीजिए। ठीक है, ये वाला यूज़र, तो जो मैच किया वो डिलीट हो गया। अच्छा, पूरा यूजर्स लिस्ट भेज दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा, यहाँ पर आ जाइए। तो अभी आपको गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर नोटिस कीजिए दोनों डेटा आएगा, ये देखिए 1 2 दोनों आया। अब आप यहाँ से डिलीट सेलेक्ट करिए और बगल से किसको डिलीट करना है, 1 को डिलीट करना है तो यहाँ से 1 भेजिए, सेंड पे क्लिक कीजिए। नोटिस कीजिए डेटा डिलीटेड और एक ही डेटा बचा दूसरा वाला। अगर आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे अभी 1 भेज के तो नहीं आएगा, 404 आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 2 सेंड कीजिए, आ जाएगा क्योंकि ये है अभी। और अगर आप एक साथ पूरा मंगाना चाहते हैं तब भी देख लीजिए ज़रा, मैंने सिर्फ गेट रिक्वेस्ट किया, सेंड पे क्लिक करूँगा तो एक ही डेटा मिलेगा क्योंकि जो है वो डिलीट हो चुका है 1 वाला। इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट सेलेक्ट करेंगे। बगल से अगर हम ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देते जो नहीं है तो यहाँ पर आएगा 404 नॉट फाउंड। और ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है तो डिलीट हो जाएगा, सेंड पे क्लिक करेंगे, नोटिस कीजिए डिलीट हो गया, है ना। यहाँ पर डेटा डिलीटेड लिखना चाहिए बट मैंने डेट डिलीटेड लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ से गेट रिक्वेस्ट करके देखिए 2 का नहीं आएगा, 404 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो 2 को मैंने यहाँ से 2 भेजा और डिलीट सेंड किया, सेंड पे क्लिक करूँगा। अच्छा, क्योंकि डेटा एक ही बचा है। ठीक है, तो ये जब डिलीट हो गया पहला डेटा तो जिसका आईडी 2 था वो रिप्लेस होके इस पे आ जाएगा तो इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर से 1 ही भेजेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है हैंडल करने का, जब आप आगे काम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़।
ठीक है? तो वो भी डिलीट हो गया। अब यहाँ से आप गेट रिक्वेस्ट करिए, सेंड पे क्लिक करेंगे। अच्छा, क्योंकि आईडी मैच करके डेटा नहीं मिल रहा है, नोटिस कीजिए 404 नॉट फाउंड। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये सब समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का इश्यू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। डेटाबेस के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। फिलहाल इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी तरह का इश्यू है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपकी हेल्प कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।